was originally a part of the worship has not also been made a part. My lords will also आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। महाबोधि महाविहार के आंदोलन के संदर्भ में तरह तरह की खबरें आ रही हैं। किस पे विश्वास करें, किस पे विश्वास न करें, इस तरह से असमंजस की स्थिति है। लेकिन हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपको सटीक और सही तथ्यात्मक जानकारी हमेशा देते आए हैं। आज हम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और वो विषय है सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई महाबोधि महाविहार के आंदोलन के संदर्भ में। बोध गया का जो महाबोधि महाविहार है वो बौद्धों को सौंपा जाए इस संदर्भ में। तो इस संदर्भ में एडवोकेट शैलेश नानेवर जी ने वहाँ पे तर्क दिए। काफ़ी मजबूती से उन्होंने तर्क दिए, काफ़ी मजबूती से अपनी बात रखी और उसके बाद जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस प्रसन्न वैराड़े की बेंच ने 29 जुलाई को ये जो मैटर है इसे नेक्स्ट हियरिंग के लिए रखा है। उस पर क्या होने वाला है, क्या बहस होगी, किस तरह से आने वाले दिनों में इस मुद्दे पे अपनी बात रखनी है, इस संदर्भ में एडवोकेट शैलेश नानेवर जी हमसे बातचीत करेंगे। मैं आपको बता दूं कि आज से 12 साल पहले पूज्य भंते आर्य नागार्जुन सूर्य साई जी ने ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और लगातार इस संदर्भ में वो फॉलोअप कर रहे थे। इस बीच पिछले 5-6 माह पहले ही एडवोकेट शैलेश नानेवर जी को उन्होंने ये केस सौंप दिया था और शैलेश जी ने सुप्रीम कोर्ट में फिर अपने तरीके से इस केस के संदर्भ में जो है अपने इनिशिएटिव्स लिए और उसके बाद में कल 16 मई को ये सुप्रीम कोर्ट में इस संदर्भ में सुनवाई हुई। तो क्या एग्जैक्टली हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, किस तरह के तर्क दिए गए, इंटरवेंशन की भी बात आई, लेकिन ये केस मूलतः भंते ससाई जी ने इसको सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था और उसी केस के संदर्भ में सुनवाई हुई। बाकी जो भी अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं उसमें कोई विशेष संभावना नहीं बनती क्योंकि ये केस मूल रूप से भंते ससाई जी ने दायर किया था। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल आपने जिस तरह से हमने देखा सुप्रीम कोर्ट में, आपने जस्टिस दीपंकर दत्ता जी थे, जस्टिस प्रसन्न वैराड़ी जी थे, उनके सामने अपने तर्क दिए और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट को भी एहसास हुआ कि लगभग 12 साल तक एक केस पेंडिंग क्यों रहा और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसके फास्ट फॉरवर्ड में कहा कि हम 29 जुलाई से इसकी फाइनल समीक्षा करेंगे। तो क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में और किस तरह से इस केस को 12 साल से पेंडिंग क्यों रखा गया, अब तक क्या हुआ था, आप जरा जानकारी दीजिए। सर्वप्रथम भारतवर्ष के सभी बौद्ध बांधवों को और पूरे विश्व के बौद्ध बांधवों को जो है मैं नमो बुद्धाय करता हूँ। बाबा साहब के प्रेमियों को, अनुयायियों को जो है जय भीम कहता हूँ। आवाज़ चैनल का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पुनः मुझे यहाँ आमंत्रित किया है इस विषय पर जो है अपने जो अपडेट्स है सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के वो रखने के लिए जो है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आवाज़ चैनल और अमन कामड़े जी को। ये जो 16 मई को जो प्रोसीडिंग्स हुई तो ये 12 साल से जो है पिटीशन पेंडिंग थी। ओके। सर्वप्रथम चीफ जस्टिस और एक अन्य जज इन्होंने 20 मार्च 2018 को, उस वक्त के सीजे, हाँ ओके, 2018 को नोटिस इशू किया था। ओके। और वो नोटिस जो है फाइनल डिस्पोजल और या फिर फाइनल जजमेंट के लिए जो है ओके, उन्होंने इशू किया था और फाइनल जो डिस्पोजल या जजमेंट है उसकी तारीख 11 जुलाई 2018 को रखी थी। अच्छा। तो कोर्ट का विजडम जो है 7 साल पहले ही ये था कि इस पिटीशन को जो है हम फाइनली डिस्पोज ऑफ करेंगे, जजमेंट देंगे। 2018 में हुआ था ये? 2018 में ही जो है ये सब हो गया था। ओके। उसके पश्चात जो है ये केस 12 साल तक जो है पेंडिंग रही फॉर ABCD रीजंस। कभी रिप्लाई फाइल नहीं है, कभी यूनियन गवर्नमेंट का रिप्लाई फाइल नहीं है। तो ये पिटीशन ठंडे बस्ते में चली गई थी। ओके। और उस दौरान जो है जो बड़े बड़े दिग्गज एडवोकेट्स भी जो थे उन्होंने भी ये पिटीशन नहीं लगा पाए। और उसका कारण क्या है वो मैं नहीं जानता। राइट। लेकिन चूंकि ये जो इतना लंबा जो डिले 7 साल का हुआ तो भंते सुरेश साई जी को बड़ा चिंता होने लग गई कि उनकी पिटीशन का क्या होगा। अच्छा।
और कब तक के जो है ये पेंडिंग रहेगी। हम्म, तो उन्होंने जस्ट 5-6 महीने पहले जो है मुझे रिक्वेस्ट की ओके। कि आप ये केस जो है देखिए हम्म, और मेरी ओर से जो है आप वकालतनामा पावर फाइल करिए। अच्छा। तो अकॉर्डिंगली जो भी प्रोसीजर है हमने वकालतनामा फाइल किया थ्रू एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड। ओके। हमारे एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड जो एडवोकेट है वो श्रेष्ठ डंबारे है, एक यंग इंटेलिजेंट एडवोकेट हैं। ओके। और सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीजर के अनुसार एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड के थ्रू ही सारी प्रोसीजर की जाती है। राइट। ओके। अब इस दौरान भंते सुरेश साई जी के बिना परमिशन के, बिना कंसेंट के कुछ लोगों ने, मैं नाम नहीं लेना अरे चाहूंगा, ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं है। इंटरवेंशन की एप्लीकेशन फाइल की। अब प्रश्न यह है कि भंते जी की परमिशन क्यों नहीं ली गई, कंसेंट क्यों नहीं ली गई, या फिर हमें क्यों नहीं बताया गया। राइट। तो भंते जी को जो है इस पर आपत्ति आई। ओके। भंते जी को हमने जो है ये बात बताई कि इस तरह से इंटरवेंशन की एप्लीकेशंस आई है और हमें भी पता नहीं है और आपकी भी परमिशन नहीं है। तो भंते जी ने जो है इसकी एक आपत्ति जताई। ओके। तो ये जो प्रोसीडिंग्स में जो इंटरवेंशन की जो एप्लीकेशन जो दाखिल की गई है कि हमारे पास में एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है और हम वहां पर जो है सबमिट करना चाहते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन चूंकि जब कल ये सुप्रीम कोर्ट में 16 तारीख को केस लगा तो कोर्ट ने इंटरवेनर की एप्लीकेशन को नहीं सुना। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं कि कुछ मैसेजेस ऐसे जा रहे हैं, कुछ ऐसा जो है व्हाट्सएप में वायरल हो रहा है, तो कुछ अफवाहें फैलाई जा रही है, कुछ झूठ के आधार पर कुछ जो बताया जा रहा है। राइट। अब ये जो लाइव प्रोसीडिंग जो है मैंने जो आपको दी हाँ, है, लाइव प्रोसीडिंग है हमारे पास में। वो लाइव प्रोसीडिंग में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ एग्जैक्टली, सच्चाई क्या है, राइट, ये सब दिखाई देता है। हम लोग उसको प्ले करेंगे। जी हाँ, आपको प्ले करना ही होगा। हाँ, आपको सच का सच और झूठ का झूठ जो है वो दिखाना ही पड़ेगा सभी को। अच्छा। किसने आर्गुमेंट किया, हाँ, जज ने क्या बोला, अपोनेंट ने क्या बोला, ये Right. सब जो है आपको लाइव प्रोसीडिंग्स में दिखाई देगा। ओके। वो कोई फैब्रिकेटेड तो है नहीं, बिल्कुल, वो तो लाइव यूट्यूब वो तो पे live ही है। है, सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब। तो जो सच है आप अपने आंखों से देखिए, बिल्कुल। और जो झूठ है, जो रिमोर्स है, जो व्हाट्सएप में आ रहे हैं या कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं, हाँ। दोषारोपण कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, वो किस प्रकार से जो है झूठी पब्लिसिटी कर रहे हैं, ये सराहनीय, ये एकदम जो है निंदनीय है। बिल्कुल, इस तरह से और नहीं करना शास्त्रा चाहिए। की तथागत के धम्म के अनुसार इस तरह से जो मनमुटाव या विकृति से जो कार्य किए जाते हैं, एग्जैक्टली। ये निंदनीय है। अगर जो है ये हम टीम वर्क करके करते हैं, एग्जैक्टली, आप भी आओ, सभी आओ, सभी आइए। ये पूरे विश्व का इशू है, बौद्ध समाज के पूरे विश्व का इशू है। यहाँ पर्सनली जो है एक दूसरे पर जो अटैक नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। और अगर करोगे तो जो अपोनेंट पार्टी होती है हाँ। वो उसका एडवांटेज लेती Advantage है लेती कि ये है। खुद ही डिवाइड हो गए। हाँ। तो ये जो मैसेज जो है नहीं जाना चाहिए। अपोनेंट पार्टी को ये लगना चाहिए कि जिस प्रकार से अभी आंदोलन हो रहा है, एग्जैक्टली। बोध गया में जिस प्रकार से जो है एक मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, राइट। लाखों लोग जो है देश विदेश से वहां आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, सारे भिक्षु संघ जो है वो वहां पर धरना दे रहे हैं, राइट। उपोषण कर रहे हैं। ये जो है इसको सफलता मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली। और ये सफलता तब मिलेगी कि हम जो है यूनिटी में काम करेंगे। आज अगर हम जो है बोध गया की जो प्रेजेंट स्टेटस देखते हैं तो एक ऐसा ज्वलंत प्रश्न जो है गवर्नमेंट के सामने आया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, कि ये प्रश्न का सॉल्यूशन निकालना पड़ता। एग्जैक्टली। अब ये राइट टाइम है। यस, राइट टाइम है। ये राइट टाइम है। अगर अभी हम जो है इस प्रश्न का सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे तो हो सकता है कि सारी बुद्धिस्ट कम्युनिटी और सारे अम्बेडकराइट्स जो फॉलोअर्स है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के, ये इस बात की जो है निंदा करेंगे कि ये पक्षपात कर रहे हैं।
हम सभी को मालूम है कि 2500 साल पहले भगवान बुद्ध वहां एनलाइटेंड हुए। एग्जैक्टली। तो इस बात का कोई डिस्प्यूट ही नहीं है कि वो प्लेस जो है बुद्धिस्ट प्लेस है। यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी उसे घोषित कर दिया है। यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर किया हुआ है। साथ ही साथ एक दूसरा ज्वलंत जो प्रमाण या साक्ष्य है वो है सम्राट अशोक ने वहां महाबोधि महाविहार बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि भगवान बुद्ध वहां एनलाइटेंड हुए। अब इतना बड़ा जो सच है, जो साक्ष्य है, जो एविडेंस है, हजारों सालों से और सेंचुरीज टू सेंचुरीज जो है वहां वर्शिप हो रही है बुद्धिस्ट। एग्जैक्टली। प्रैक्टिस हो रही है, वहां प्रेयर्स हो रही है, धम्म का पालन हो रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड से जो है लोग आते हैं। और ये जो है ये अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है। एग्जैक्टली। फिर यह डिस्प्यूट कब शुरू हुआ? क्योंकि मुझे थोड़ा इस बारे में भी जो है फिर से एक बार मेमोरी रिफ्रेश करना बहुत जरूरी है। डिस्प्यूट कहां से शुरू हुआ? अब सेंचुरीज टू सेंचुरीज जो है वहां पर बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस हो रही है, वर्शिप हो रही है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के जो है लोग आ रहे हैं। ठीक। अब बहुत साल के बाद में जो है समझो 16th सेंचुरी में बोला, उसके पहले तो जो है वो प्योर बुद्धिस्ट प्लेस थी। एग्जैक्टली। फिर आपने जो है अगर वहां हिंदू मंदिर बनाया है, मठ बनाया है, शिवलिंग स्थापित किया है, तो ये कब किया है? बहुत बाद में किया है। बहुत बाद में किया है। और इस पॉइंट को, इस रेशियो को सुप्रीम कोर्ट ने राम टेम्पल केस में, अयोध्या की केस में इसी का आधार लेके, आस्था का आधार लिया था। आस्था का आधार लेके कि यहां पर सेंचुरीज टू सेंचुरीज जो है वर्शिप हो रही है राम की, और मॉस्क जो है, मस्जिद, वो बहुत बाद में आया है। और ये जो है उसके जो एविडेंस या पुरावे जो है वो गैजेटियर्स में और बहुत सारे रिकॉर्ड्स में मिलते हैं। इस बेसिस पर, इस ग्राउंड पर, इस रीजन पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर राम मंदिर बनाने की परमिशन दी और मस्जिद के लिए कुछ अलग से 5 एकड़ जगह दी। तो हमारा केस जो है इससे मिलता जुलता है, इससे ज्यादा पावरफुल है, इससे ज्यादा पावरफुल है, स्ट्रांग है, क्योंकि वहां पर महाबोधि महाविहार ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। एग्जैक्टली। कोई दूसरा जो रिलीजन जो है वो बहुत बाद में आया हो। तो सुप्रीम कोर्ट के रेशियो के अनुसार भी जो है अगर वहां सेंचुरीज टू सेंचुरीज अगर बुद्धिस्ट वर्शिप हो रही है, प्रेयर हो रही है, फॉलो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये आस्था का पॉइंट है। बाद में अगर ये मंदिर से आए होंगे तो जो है ये इसका सुप्रीम कोर्ट ने कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया। बाद में अगर मस्जिद आया कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया, बाद में अगर मंदिर आए हैं तो कोई कॉग्निजेंस नहीं लेना चाहिए। अब ये जो विषय है ये हिस्टोरिक है। अब यहां पर एक बहुत ही रिसेंट केस जो है आया हुआ है वक्फ बोर्ड का। राइट। अब यहां पर भी वक्फ बोर्ड में भी जो आर्टिकल 26 जो है वायलेट हो रहा है। आर्टिकल 26 जो है वो ये कहता है, फंडामेंटल राइट है वो, पार्ट 3 में, यस, कि अगर कोई रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जैसे मुस्लिम भी है, बुद्धिस्ट भी है, क्रिश्चियन भी है, तो उन्हीं को एक्सक्लूसिवली 100% अधिकार होना चाहिए वहां का मैनेजमेंट, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, वहां का कंट्रोल, एवरीथिंग। तो फिर आर्टिकल 26 का वायलेशन हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट में जब केस गई है वक्फ बोर्ड की, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब ने और दूसरे जजेस ने स्ट्रिक्चर पास किए, क्रिटिसाइज किए कि हाउ यू कैन डू दिस। एग्जैक्टली राइट। हाँ, दिस इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 26। और उन्होंने काउंटर प्रश्न ये पूछा कि अगर जो है कोई हिंदू इंस्टीट्यूशन है रिलीजियस, क्या वहां मुस्लिम को जो है प्रवेश दोगे? कतई नहीं दे सकते। तो फिर मुस्लिम के इसमें हिंदूस कैसे प्रवेश कर गए, बुद्धिस्ट के इसमें हिंदूस कैसे प्रवेश कर गए? तो ये तो जो है ये इतना सामने आने वाला सच है कि इसके बेसिस पर भी हमको जस्टिस मिलता है। आपको ये आर्गुमेंट करना होगा अभी 29 जुलाई को। अब हमारा जो बैकग्राउंड जो है, ये केस का फाउंडेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। जो 2012 में पिटीशन फाइल की गई थी, उसमें हमने बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 का जो एक्ट है उसका वायरस चैलेंज किया था। यानी कुछ सेक्शंस चैलेंज किए थे, जैसे वर्शिप के, जैसे जॉइंट जो कमिटी है, जॉइंट 4 बुद्धिस्ट, 4 हिंदू, एक कलेक्टर। सबसे पहले जो कलेक्टर था वो भी हिंदू था। बाद में बहुत समय के बाद में जो है वो कलेक्टर चेंज कर दिया गया। हमारा पहला पॉइंट ये है कि
संविधान आया है 26 जनवरी 1950 को, और संविधान के आर्टिकल 13 में क्लियर कट ये बोला हुआ है कि अगर कोई भी लॉज, कोई भी कानून जो स्टेट गवर्नमेंट बनाता है, अगर वो फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, राइट, उसके असंगत है, इनकंसिस्टेंट है, डिरोगेटरी है, उसको छोटा करता है, कॉन्ट्रावीन करता है, तो वो जो है वो वाइड है, वो निरस्त हो जाना चाहिए, वो निरस्त है, वाइड। तो 1915 के पहले जो कानून बने हैं वो निरस्त हो सकते हैं या नहीं हो सकते? ऑटोमेटिकली आर्टिकल 13 ये कह रहा है कि ऐसे सारे लॉज आर वाइड, मतलब ये जो निरस्त 1949 का एक्ट है निरस्त ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए था, ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए था, जो अब तक नहीं हुआ और वैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल चल रहा है। मुझे शॉकिंग ये होता है जब हम डीपली स्टडी करते हैं आर्टिकल 13 का, मुझे शॉकिंग इस बात का होता है कि ये जो बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 जो है ये अभी भी कैसा वैलिड है, Exactly. ये अभी भी कैसा एग्जिस्टेंस में है, ये अभी भी कैसा जो ऑपरेशन में है। ये तो संविधान के अनुसार जो है खत्म हो जाना चाहिए। एग्जैक्टली। संविधान सर्वोच्च होता है, सुप्रीम होता है, कोई भी स्टैट्यूटरी एक्ट संविधान के नीचे है। एग्जैक्टली राइट। और जब आर्टिकल 13 ये कह रहा है कि ये जो एक्ट जो है अगर इनकंसिस्टेंट है, क्यों इनकंसिस्टेंट है, क्यों वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है, क्यों जो है फंडामेंटल राइट हमारा आर्टिकल 25, 26 और 29 का है, जो कह रहा है कि एक्सक्लूसिव हमको ही जो है वो अधिकार होता है। तो यहाँ 4 हिंदूज और 4 बुद्धिस्ट और एक कलेक्टर कैसा हुआ, और ये सब हुआ संविधान के पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो एक्ट का ऑपरेशन प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन था। संविधान आने के बाद में वो एक्ट जो है संविधान के ऊपर नहीं जा सकता। राइट। अगर वो एक्ट प्रिवेल कर रहा है तो आर्टिकल 25 का क्या, आर्टिकल 26 का क्या, जो ये राइट दे रहे फंडामेंटल राइट्स। एग्जैक्टली। कोई भी जो एक्ट होता है वो कोई फंडामेंटल राइट नहीं होता, वो स्टैट्यूटरी राइट है। राइट। तो बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 ये स्टैट्यूटरी एक्ट है, राइट है। राइट। और सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम होता है। हाँ। तो ये जो आर्टिकल 13, 25, 26 ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होने की वजह से ये सुप्रीम होते हैं और ये टॉप लेवल पर होते हैं और ये सब पर प्रिवेल करते हैं, हावी होते हैं। तो हमारा बेसिक पॉइंट तो यही है कि ये जो एंटायर जो एक्ट है ये वाइड है। बिल्कुल, ये वायलेट कर रहा है, ये वायलेट कर रहा है क्लियर कट। भलाई जो हिस्ट्री जो है, बैकग्राउंड जो है वो कुछ भी हो, हाँ, मठ हो कि कोई कमिटी फॉर्म की गई हो, हाँ, कि जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्म किया हो, कुछ भी हो, लेकिन वो सारी जो कुछ भी जो है वो एक्टिविटीज जो हुई होंगी संविधान के पहले, संविधान के बाद में वो सब निरस्त हो जाती है। राइट। तो इसलिए आप उसको फिर से जो है रिज्यूनेट या फिर से रिवाइव नहीं कर सकते। तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि ये एक्ट ही जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है? क्योंकि ये वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को। राइट। सभी को मालूम है कि बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज जो है कम्युनिटी है, और माइनॉरिटी कम्युनिटी को जो है ये संविधान ने फंडामेंटल राइट्स दिए। उनकी अपनी इंस्टीट्यूशन हो, उनकी अपनी वर्शिप हो, तो ये सब राइट्स दिए हैं। इसका मतलब जो है इस राइट्स का उपयोग होगा कब? तो ये तो जो है एंक्रोच कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो बेसिकली हम सुप्रीम कोर्ट को फाइनल हियरिंग में ये बताने वाले हैं कि ये एंटायर जो एक्ट है बोध गया 1949 का टेम्पल एक्ट, ये वाइड है, वाइड, VOID वाइड, ये निरस्त है, ये इनऑपरेटिव है। हाँ। आप ये एक्टिव भी है। हाँ, आप जो है इसको कैंसिल करो। ये जो हमारी जो डिमांड होती है ना, हाँ, ये ऑलरेडी कैंसल्ड ही है, कैंसल्ड ही है। आप 13 आर्टिकल 13 पढ़ो, वाइड शब्द लिखा हुआ है। हाँ। ऐसे जितने भी लॉज है, हाँ, सिर्फ बोध गया टेम्पल एक्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो पहले बने हुए हैं, जो पहले बने हुए हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में जाते हैं, ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट में जाते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाते हैं। तो ये सब जो है ये वाइड है, नल एंड वाइड है, नल एंड वाइड। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो इश्यूज है सुप्रीम कोर्ट के सामने, ये सारे इश्यूज जो है कोई नए नहीं है। ये जो है वक्फ बोर्ड में भी ये इश्यूज हैं, ये जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी जो है आर्टिकल्स ये वायलेट हुए हैं। ये जो इशू है
ये अयोध्या केस में भी जो है ये इशू है। तो ये कोई बड़ी यानी बहुत नई जो है ये नहीं है घटना सुप्रीम कोर्ट के लिए। इतना ही है कि काफी लंबे समय के बाद ये इस लेवल पे आई है कि अब इसमें फाइनल आर्गुमेंट होगा। इसमें फाइनल आर्गुमेंट होगा और फाइनल आर्गुमेंट में जो है हमारी स्ट्रेटेजी, बिल्कुल, फाइनल आर्गुमेंट में स्ट्रेटेजी जानने से पहले जो आर्गुमेंट हुआ उसको हम जानना चाहेंगे और मैं धर्मपाल माटे जी से अनुरोध करूंगा कि क्या हुआ था 16 मई को सुप्रीम कोर्ट में और किस तरह से शैलेश जी ने आर्ग्यू किया। इंग्लिश में है, बाद में शैलेश जी उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो है आइटम नंबर 9 प्ले करेंगे। आइटम नंबर 9 कोर्ट नंबर 12 जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस प्रसन्ना वराले की खंडपीठ के सामने हमारा मैटर लगा था और जैसे ही जो है ये मैटर कॉल्ड आउट हुआ तो वैसे ही जो है वो इंटरवेनर जो थे वो कोशिश कर रहे थे बोलने की। हाँ। लेकिन दीपंकर दत्ता साहब ने जो है उन्हें रोका और कहा कि पिटिशनर्स को हम जो है सुनेंगे पहले। राइट। और उन्होंने सबसे पहले मुझे सुना। हाँ। और मैंने जो है कोर्ट को ये बताया कि सर्वप्रथम जो है एक मिनट पहले मैं प्ले करने को लगाता हूँ जो आपका जी धर्मपाल प्ले किया। 9251 and 63196 इंग्लिश में ये बहस हो रही है, आप देख सकते हैं। उसके बाद शैलेश जी से हम जानेंगे क्या बहस हुई थी। Just 1 minute, Mr. Intervener. Question hearing for the petitioner on 20 March 2018. This Honorable Court, the bench constituted of 3 Honorable Judges, has issued notice for final disposal on 11th July 2018. Since last 7 years, Lordship, this matter is pending. So, Lordship, my humble request that this matter may kindly be heard finally, a fixed date may kindly be given. Petitioner was critically ill. Last I heard about him. Yes, he is the most speaking to the mic, Mr. What is it? Yes. The constitutional issue is involved in this. When we also obviously know there is no affidavit filed on behalf of the union. And But it has been 12 years. it has. Others are aware of this incident. 12 years is too long a time. Affidavit will have to be filed. Also, my other friends will also know that the relevant part which they allege, which was originally a part of the worship, has not also been made a part. My lords will also know that This is laying a challenge to the violence of the act. yes. So therefore, My lords will recollect. My lords it's a central act. My lords will also It's a central act. No, state act. But we are main parties. Here is But has the state government filed They it? say an affidavit is somewhere. Very good. Detailed affidavit is on that. But Malaj, we will, because Malaj are aware of Swami Vivekananda's background on Worship article not a very simple statement. Petitioner number 1 is no more. No, he's alive. He's alive. Number 2 is society. Both. Number 2 is present before this honorable court. Both are alive. Both are allowed, Lordship. Malaj, 1922, Lordship will recall, there was a report of the Rajendra Prasad Committee which We are keeping it on 29 July. If you wish to file a counter, if any of these parties wish to file a counter, utilize the Malaj, may I submit? period. Malaj, may I submit? It should take us some time to file. Malaj, 29 July is after the No. You are the entire vacation. 29 whoever wants to file. Whoever wants to file. Please file your counters by 15 July. Reminder by 22nd. It will be listed on 20th. Meanwhile, my I may be allowed, my lord. In earlier round of the commission, Sector chose not to file. So there was an Very well. Now they are making a prayer. Since we are giving parties time to come prepared 29, let them utilize it as and no further adjournment, Lordship. Give it to us. Right. Fair play, Lordship. I number 69251 and 63196. तो ये आपने देखा कि किस तरह से 16 मई को सुप्रीम कोर्ट में जो है बहस हुई और एडवोकेट शैलेश नानौर जी थे, उन्होंने 1-to-1 जो है डेवलप किया
जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस प्रसन्ना वैराली जी के साथ में। और इवन जस्टिस साहब को शायद ये पता नहीं था कि पिटिशनर 1 मतलब भंते सुसाई जी, उन्होंने सवाल किया कि क्या वो अभी जीवित है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हाँ वो अभी जीवित है, और पिटिशनर 2 और पिटिशनर 3 भी वहां मौजूद थे। तो क्या तर्क आपने दिए थे और क्या अपोजिट पार्टी के तर्क थे उस समय? देखिए, सर्वप्रथम जो है मैंने कोर्ट को ये रियलाइज करवाया कि जब नोटिस इशू हुआ है तो ये फाइनल डिस्पोजल के लिए हुआ था 2018 में, 7 साल पहले। ओके। और ये केस जो है 7 साल से पेंडिंग है और अभी तक जो है इसमें फाइनल हियरिंग हुई नहीं है। तो सर्वप्रथम जो है कोर्ट के ब्रेन में ये बात डालने से कोर्ट को ये समझ में आ गया है कि इसमें जो है फाइनल हियरिंग की डेट देनी पड़ती है। अच्छा। अब उस दौरान क्या हुआ कि कोर्ट के माइंड में एक एंजाइटी जो है पैदा हुई कि ये जो एक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि स्टेट गवर्नमेंट का। राइट। हाँ। तो मैंने कहा स्टेट गवर्नमेंट का है। हाँ। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूनियन ऑफ इंडिया ने जो है रिप्लाई अभी तक फाइल किया नहीं। तो इसके पहले भी जो है कोर्ट ने ऑर्डर किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है रिप्लाई फाइल करने के लिए, और ये भी जो है डिक्लेयर किया था कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू फाइल द रिप्लाई। राइट। और देखा जाए तो जो स्टेट गवर्नमेंट और ये जो कमिटी है ये रेलिवेंट पार्टी है, ये एक्चुअल परफॉर्मा पार्टी कहते हैं इसको, और ये फॉर्मल पार्टी है यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया। ओके। तो कोर्ट ने जो है ये कहा कि रिप्लाई जब अगर स्टेट गवर्नमेंट ने फाइल किया है तो वो जो है सब्सटेंशियल रिप्लाई होता है। ओके। अगर आपको कुछ जो है रिप्लाई वगैरह कुछ फाइल करना है, रिजॉइंडर फाइल करना है, एफिडेविट फाइल करना है, कोई भी जो है आपको अगर कुछ करना है अभी भी, तो आप जो है 22 जुलाई के अंदर आप करिए। ओके। और 22 जुलाई के अंदर जो है वो आप जो भी करना चाहे, रिजॉइंडर, एफिडेविट, या फिर आपको काउंटर फाइल करना है, वो सब जो आप कंप्लीट करिए 22 जुलाई तक। ओके। ताकि 29 जुलाई को जो है ये केस फाइनल हियरिंग के लिए हम लेंगे। ओके। इस दौरान जो है जस्टिस प्रसन्ना वराले साहब ने एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी प्रश्न पूछा, क्योंकि बीच में भंते जी की तबीयत खराब हो गई थी और एक अफवाह फैली हुई थी कि भंते जी नहीं रहे। जी हाँ। तो उनका भी शायद वही इंप्रेशन होगा, तो उन्होंने जस्ट कैजुअली जो है पूछा कि पिटिशनर नंबर इज नो मोर। तो फिर मैंने क्लैरिफाई किया कि नहीं, पिटिशनर नंबर 1 जो है वो भी है अलाइव, और पिटिशनर नंबर 2 जो है वो भी अलाइव है। पिटिशनर नंबर 2 इज प्रेजेंट बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट, और वो थे। राइट। तो इससे कोर्ट जो है वो सेटिस्फाइड हो गया। तो ये इसलिए नहीं पूछा कि कोर्ट जो है ये डिले के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा। अच्छा, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि अगर वो एग्जिस्टेंस में नहीं है तो नेचुरली हमको जो है वो रिप्लेस करना पड़ता है पिटिशनर। ओके। लेकिन जब एग्जिस्टेंस में है तो केस कैन बी कंटिन्यू। ओके। तो इस तरह से जो है वो ये कोर्ट ने जो है मामला जो है फिक्स कर दिया फाइनल हियरिंग के लिए। और जब डेट्स वगैरह जो है वो कोर्ट ने जब दिया, तो उसके बाद में लास्ट में मैंने ये कोर्ट को फिर से रिक्वेस्ट किया कि इसके बाद में जो है नो फर्दर एडजमेंट्स शुड बी ग्रांटेड। राइट। तो कोर्ट ने जो है हंसकर ये कहा कि लिव अप टू अस। अच्छा। ओके। हाँ। तो इस तरह से जो एक बहुत सुंदर पॉइंट यहाँ पर ये हुआ है, या फिर एक बहुत सुंदर घटना यहाँ पर ये घटी हुई है कि जो मसला, जो मामला, जो मैटर, जो रिट पिटिशन 7 साल से पेंडेंसी में था, लेकिन जो 5-6 महीने पहले जो मैं आया यहाँ और कुछ एफर्ट जो लगे यहाँ, राइट, मैं एक्चुअली उन सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा जो इस काम के लिए पवित्र मन से जो है लगे हैं, चाहे वो इंटरवेनर क्यों ना हो। एग्जैक्टली। उनका भी जो है बहुत अच्छा जो है कंट्रीब्यूशन है, मैं उनकी भी जो है निंदा नहीं करता, लेकिन सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई बात जो है गलत ना बोले, झूठ ना बोले, अफवाहें नहीं फैलाए। ये टीम वर्क है, अपने को यहाँ सक्सेस चाहिए। यस यस यस। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो उसको जो है क्लियर की जा सकती है, और हम जो है टुगेदर एक साथ जो है फाइट कर सकते हैं बिल्कुल। क्योंकि ये फाइट जो है ये ऐतिहासिक फाइट है। बिल्कुल। हम फोकस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर कि वहां पर हम जो है जीत जाएंगे, क्योंकि हमारे पास में संविधान है। हमारा आधार जो है संविधान है बाबा साहब का। तो ये भी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है जुडिशरी। अगर जो एजिटेशंस हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, देश विदेश में जो है आंदोलन हो रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि ध्यान आकर्षित करना भी, प्रेशराइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ बिहार को और पूरी दुनिया को ये पता चलना चाहिए कि ये क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इस देश में। राइट राइट। भारत देश आध्यात्मिक है, लेकिन जिस भारत देश की आइडेंटिटी भगवान बुद्ध से पूरे विश्व में है,
वही जगह विवाद पास डिस्प्यूटेड है, हाँ विवाद वही चल रहा है। तो ये कितना अनफॉर्चुनेट पॉइंट हो गया। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्चुनेट पॉइंट है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शैलेश नारनौरे जी ने इस केस के लिए स्वयं जो है कोई खास मानधन नहीं लिया है। वो अपने ही तरीके से स्वयं दिल्ली जाते हैं, आते हैं और भंते जी के केवल अनुरोध पे जो है, ससाई भंते जी के अनुरोध पे वो इस केस को फाइट कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि फाइनल आर्गुमेंट जब होना है 29 जुलाई को और 22 जुलाई तक आपको रिजाइंडर या जो भी एफिडेविट सबमिट करने हैं, किस तरह के तर्क आप कलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सबकी निगाहें इस पे है, पूरे भारतवर्ष की नहीं दुनिया की निगाहें है, क्योंकि दुनिया के लिए ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पवित्र स्थान है बोध गया टेम्पल। और कई एलिगेशंस भी टेम्पल मैनेजमेंट पे लगते हैं कि अफरा तफरी होती है, वॉट एवर, या जो वर्क होने चाहिए वो नहीं होते। तो किस तरह के आर्गुमेंट के साथ आप जाने वाले हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो जो है मैंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि संविधान जो है हमारा आधार है, आर्टिकल 13, आर्टिकल 25, 26, 29, राइट, ये सब आधार है। हाँ, लेकिन ये जो है ये फाउंडेशनल आधार है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल आधार है ये। हाँ, इसके अलावा जो है हमको और भी बहुत सारे जो है सपोर्ट्स लेने पड़ते हैं ग्राउंड्स के। हाँ, अब जो भी जो है उनके पॉइंट्स है, जो हमारे अपोनेंट्स या रिस्पोंडेंट्स होते हैं, या हाँ, स्टेट ऑफ बिहार है, या हाँ, फिर कमेटी है, हाँ, और वो जो कुछ भी जो पॉइंट्स लाते हैं, जैसे कभी कभी वो कहते हैं कि भगवान बुद्ध विष्णु का 9वां अवतार हाँ, है, हाँ, उस पर हमारे जो है क्या आंसर्स है, राइट, वो हिंदू माइथोलॉजी किस प्रकार से इम्पोज कर रहे हैं। हाँ, ये सारी जितनी भी जो है उनकी जो बातें हैं, उनका हमको जो है खंडन करना पड़ता है, ओके, उनका आंसर ढूंढना पड़ता है। अब फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की बात कहता हूं मैं कि अगर जो है उनका फाउंडेशन ये है कि भगवान बुद्ध जो हिंदू के अवतार है, या फिर ये बुद्धिस्ट वगैरह जो भी है हिंदू लॉ से जो गवर्न होते हैं, दे आर ट्रीटेड एज हिंदूज वगैरह, ये सब जो उनके कंटेंशन जो है, तो इसका कोई बेस नहीं है लीगल। क्यों लीगल बेस नहीं है? क्योंकि अगर हम भगवान बुद्ध के ही जो है देशना को, उपदेश को, टीचिंग्स को अगर देखें, राइट, तो उनका जो धम्म है वो किसी ईश्वर पर आधारित नहीं है। हाँ, तो आपने विष्णु को कहां से लाया? किसी आत्मा पर आधारित नहीं है। पुनर्जन्म नहीं है। तो पुनर्जन्म को आपने ये सब कहां से लाया? ये आपकी मैथोलॉजी है, आपका फेथ है, और इसका कोई आपके पास में प्रमाण नहीं है। कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। अब संविधान प्रिवेल करेगा कि आपकी जो है आस्था आपका फेथ प्रिवेल करेगा। संविधान कहता है कि ये फंडामेंटल राइट है। संविधान कहता है कि बुद्धिस्ट माइनॉरिटी रिलीजन है। संविधान ये कहता है कि इनको जो एक्सक्लूसिव राइट है वर्शिप का, मैनेजमेंट का, कंट्रोल का। तो ये संविधान के अगेंस्ट में, विरुद्ध, ये माइथोलॉजी नहीं चल सकती, ये हिंदू माइथोलॉजी नहीं चल सकती। हमने रिसेंटली देखा कि जिस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी 12 मई को, तो बिहार के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, वो बोधगया गए थे इस टेम्पल में, और वो शिवलिंग की पूजा कर रहे थे। उनकी तस्वीरें भी आई और वो 5-6 महंत लोग भी वहां पे थे। मैंने कई सालों के बाद शायद इस तरह की तस्वीर देखी, इससे पहले नहीं देखा था मैंने। ये जानबूझ के इस तरह की कोशिशें हो रही है किसी न किसी को उकसाने की। ये तो क्लियर कट जो है, ये क्लियर कट एग्जाम्पल इस बात का है कि आप जो है कैसे इस सिचुएशन को प्रोवोक करते हो, आप इसको कैसे उत्तेजित करते हो। यानी आप ये जताना चाह रहे हो कि आप एजिटेशन कर रहे हो, आपकी इतनी फोर्स है, तो हम भी जो है यहाँ पर जो खड़े हैं, हम भी जो है पावरफुल है। हाँ। तो ये मैसेज जो देना चाह रहे हैं कि हम जो है, हम भी पावरफुल है, हम फाइट कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर एमिकेबल सॉल्यूशन होना चाहिए, एग्जैक्टली, पीसफुल सॉल्यूशन होना चाहिए कि आपको भी जो है हम शत्रु नहीं मानते, आप भी हमको शत्रु मत मानो। बिल्कुल नहीं। बाबा साहब ने ये संविधान सेकुलर दिया है, रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स, सबके लिए समान है, सबके लिए समान है। अब वहां पर आपने जो भी मूर्तियां, शिवलिंग या जो कुछ भी जो है वहां पर स्थापित किया हुआ है, हमारा कोई विरोध नहीं है कि आप जो है पूजा मत करो। हमारा सिर्फ अपना फंडामेंटल राइट जो है, आर्टिकल 25, 26 जो कह रहा है, बस हम उस पर है कि एक्सक्लूसिवली जो है ये जो प्लेस है, जो इतनी पवित्र प्लेस है पृथ्वी पर, तो यहाँ पर हमारे ही प्योर वाइब्रेशंस चाहिए। एग्जैक्टली। और यहाँ पर प्योर वाइब्रेशन चाहिए क्योंकि ये हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है। अगर आपने यहाँ मिक्स कर लिया है तो आप कृपया जो है थोड़ा सा जो है साइड में हो जाइए। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो,
और मैंने देखा है कि जिस भगवान बुद्ध ने पाखंड का विरोध किया वो पाखंड मत वहां पे हो रहा है। बाजू में ही एक जगन्नाथ टेम्पल एक हाइट पे बन गया है। तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे भी इस तरह से क्या अतिक्रमण किया जा सकता है? यही तो जो है बहुत आश्चर्य की बात है और बहुत शॉकिंग बात है कि अगर यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है ये वर्ल्ड साइट हेरिटेज, तो इसका मतलब ये हुआ है कि ये कोई भारत ने डिक्लेयर नहीं किया है, राइट। ये वर्ल्ड ने जो है डिक्लेयर किया हुआ है। अगर वर्ल्ड ने डिक्लेयर किया हुआ है, वो अथॉरिटी है वो, एग्जैक्टली। तो उसका जो प्रिजर्वेशन जो है, उसका जो प्रोटेक्शन जो है, वो जो है ये ड्यूटी बनती है इस देश की। हाँ, इस देश की ड्यूटी बनती है, इस देश की ड्यूटी बनती है, गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि उसको जो है प्रोटेक्ट करे, प्रिजर्व करे। और जो बुद्धिस्ट जो मॉन्यूमेंट है वहां, जो बुद्धिस्ट जो कल्चर है वहां, जो बुद्धिस्ट रिलीजन जो है वहां प्रैक्टिस होता है, उसकी प्रोटेक्शन करे, उसका प्रिजर्वेशन करे। तो ये जो मॉन्यूमेंट है, ये जो हेरिटेज जो है, ये एक प्रकार से प्रोटेक्टेड होना चाहिए सारे एंक्रोचमेंट से। राइट। और अगर एंक्रोचमेंट हो रहा है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि न केवल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरवीन करना चाहिए, न केवल गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने इंटरवीन करना चाहिए, लेकिन सारे जितने भी वर्ल्ड के जो भिक्षु संघ है और सारे वर्ल्ड के जितने भी बुद्धिस्ट कंट्रीज है, यूनेस्को है, यूएनओ है, सभी को जो है आप रिक्वेस्ट करो और सभी को जो है वहां इंटरवीन करने के लिए जो है इनवाइट करो। बिल्कुल, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब श्रीलंका गए थे तो श्रीलंका के भिक्षु संघ ने भी इस संदर्भ में सवाल किया था प्राइम मिनिस्टर से कि महाबोधि महाविहार पे आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट्स है, ये जो जिस तरह से एंकरेजमेंट हो रहा है, पाखंडवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, बुद्ध की जो थॉट्स है वो तो वैज्ञानिक चेतना पे आधारित है, और उन्होंने धर्म नहीं दिया धम्म दिया, ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में आने वाली है। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में इसलिए आएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ एक पॉइंट से सेटिस्फाइड नहीं होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट्स है। राइट। सुप्रीम कोर्ट जाएगा हिस्ट्री में, हाँ। सुप्रीम कोर्ट जाएगा बुद्धिस्ट रिलीजन क्या है, हाँ। त्रिपिटक क्या है, राइट। धम्म क्या है, और कहाँ जो है वहां पर एविडेंशियरी जो है वो प्रूफ है यस कि भगवान बुद्ध कहाँ गए, कैसे एनलाइटनमेंट प्राप्त किया उन्होंने। राइट। तो ये सारी बातें तो आएगी क्योंकि कंपैरिजन होगा। ओके। भगवान बुद्ध का जो वहां अस्तित्व रहा, उसके बाद में जब जितने भी साल वो रहे, 80 इयर्स रहे, और उसके बाद में जो उनका धम्म जो है वहां फैला, फिर सम्राट अशोक ने जो है फैलाया, ये सारी बातें जो है सुप्रीम कोर्ट को बताई जाएगी। और उसके बाद में कितने सेंचुरीज के बाद में कब फरमान आया और कब जो आपको विलेज मिला, तो ये जो विलेज मिला तो उस समय जो है वो कनिंघम ने जो अपनी जो एक बहुत आर्कियोलॉजी पर आधारित किताब, आर्कियोलॉजिस्ट, तो उस समय अगर वो जो है महाबोधि महाविहार वहां पर नहीं था, या फिर समझो कि मिट्टी में दबा हुआ था, हाँ, तो उस पर तो अधिकार नहीं है ना। नहीं। और कोई फरमान अगर दे दे तो क्या तुम उसके मालिक हो गए? नहीं, मालिक नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो जो है प्योर बुद्धिस्ट प्लेस है, सालों से, हजारों सालों से। तो ये आपका मालिकियत हक नहीं हो जाता, वो हाँ, प्रॉपर्टी नहीं है आपकी, वो प्रॉपर्टी नहीं है। और जब ये वर्ल्ड हेरिटेज जो डिक्लेयर किया गया है तो नेचुरली वो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, वो वर्ल्ड की प्रॉपर्टी है, वो वर्ल्ड की प्रॉपर्टी है। बिल्कुल। अनागारी धर्मपाल जी ने भी आंदोलन किया था इस संदर्भ में। उसके बाद में भंते ससाई जी ने भी आंदोलन किया। अब भी वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे। सारा ये हिस्ट्री आएगा, सारी हिस्ट्री आएगी। उनके रिप्लाई में ये सब जो लिखा हुआ है कि इनके अनागरिक धम्मपाल भी जो है कमेटी में थे, और ये थे वो थे सब, और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस समय के राजेंद्र प्रसाद जी, और बहुत सारी जो बातें उन्होंने हिस्ट्री वहां पर लिखी हुई है। और ये म्यूचुअल जो है वो ये हो गया है, एग्रीमेंट हुआ है, दुनिया भर का जो कुछ भी वहां पर जो लिखा हुआ है। मेरा पॉइंट एक ही है कि जो अतीत में हुआ है, यस, किसने किया, कैसे किया, क्या किया, वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है संविधान आने के बाद। राइट। संविधान के पहले वो स्थिति जो है शायद वहां पर गरज होगी, शायद वहां पर नेसेसिटी होगी, इसलिए वो किया गया होगा। लेकिन जब संविधान राइट देता है, फंडामेंटल राइट देता है, तो हमारे जो अनागरिक धम्मपाल वहां पर हो या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, कोई भी हो, वो संविधान के ऊपर नहीं है, कोई नहीं है। संविधान तो सुप्रीम है। तो हम तो संविधान को ही जो है सर्वोच्च मानते हैं, पूछते हैं, और उसी से जो है पूरा देश चलता है। बिल्कुल। तो इस बातचीत को हम अंतिमतः इस मुकाम बात करेंगे। अंतिम सवाल मैं सर से करूंगा कि अब जब बहुत कोशिशों के बाद ये समय आया है कि सुप्रीम कोर्ट फाइनल हियरिंग करने वाला है,
और प्रोटेस्ट भी पूरे भारतवर्ष में हो रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत से नहीं दुनिया में भी प्रोटेस्ट हुए। कई देशों ने कई अमेरिका जैसे देशों में, यूरोप में हुआ, और उन्होंने डिमांड की कि ये जो है बौद्धों को मिलना चाहिए। अब ये 29 को जब आर्गुमेंट होने वाला है, तो क्या 29 कोई फिक्स रहेगा या उसके बाद कंटिन्यू आपके आर्गुमेंट्स चलते रहेंगे? देखिए, कोर्ट ने तो बहुत क्लियर किया हुआ है हाँ। कि 22 जुलाई तक जो है आप जितनी भी आपकी फॉर्मेलिटीज है आप कर लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ बिहार को भी बोला आपको क्या करना है, आपको रिजॉइंडर फाइल, आपको जो है क्या करना है, एफिडेविट फाइल करना है, क्या करना है आप करिए, एडिशनल डॉक्यूमेंट फाइल करना है करिए। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट को भी बोला गया है कि अभी तक आपने जो है रिप्लाई फाइल नहीं किया है 12 साल से, आप कर सकते हो। कोर्ट ने सबको अपॉर्चुनिटीज दी है। अच्छा, दी है अभी। यानी जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस में कोर्ट कहता है कि 22 जुलाई तक आप सारी फॉर्मेलिटीज कर लो। हमको भी अगर कोई डॉक्यूमेंट जो है फाइल करना है, कुछ नई बातें लाना है, हम भी जो है वो करेंगे पिटिशनर की तरफ से, भंती जी की तरफ से। इंटरवेनर्स की एप्लीकेशन तो अभी जो है कोर्ट ने अलाउड भी नहीं किया है, उसको तो हाथ भी नहीं लगाया, टच भी नहीं किया है। एंड इंटरवेनर्स हैव नो राइट ऑफ ऑडियंस राइट नाउ। कोर्ट अलाउ नहीं करता जब तक कि वो एप्लीकेशन अलाउड नहीं होती। हमारा कहना है कि वो भी अगर कुछ करना चाहते हैं अच्छा तो आपसे कंसल्ट करें, बिल्कुल, हाँ, मोस्ट वेलकम। तो 29 को जब सब केस रेडी हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट जो है अगर उसकी हियरिंग शुरू करेगा, तो इसमें जो है ये डिपेंड करेगा कि पिटिशनर के आर्गुमेंट जो है वो कितने घंटे चलते हैं, रिस्पोंडेंट्स के आर्गुमेंट्स कितने घंटे चलते हैं, या फिर अगर इंटरवेनर जो है अगर उनकी एप्लीकेशन अलाउ होती है तो उनके जो है कितने घंटे चलते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सब जो है एसेस करता है कोर्ट। और फाइनल हियरिंग होने की वजह से जो है वो एक ही दिन में समाप्त नहीं होता। राइट। वो नेक्स्ट डे भी जो है पार्ट हट करके जो है कंटिन्यू होता है, नेक्स्ट डे भी हो जाता है, पूरा हफ्ता भी कभी चल सकता है। और वो जजमेंट जो है वो कोर्ट को डिटेल में देना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई सिंपल पॉइंट नहीं है, बहुत हिस्टोरिकल है। जैसे राम टेम्पल का जो केस था वो भी सिंपल नहीं था, वो भी कॉम्प्लिकेटेड था। वैसे जो है बहुत गया का भी केस कॉम्प्लिकेटेड है, ये इतना सिंपल नहीं है, बिल्कुल बहुत जड़े है यहाँ। हाँ। और बहुत जो है यहाँ खिंचाव है, तनाव है, काफी है, बहुत जो है दुश्मनी भी है। और अभी न जाने जो है जिस प्रकार से जो एजिटेशन जो हो रहा है बुद्धिस्ट कम्युनिटी का, भिक्षुओं का, तो उसके खिलाफ में न जाने क्या क्या षड्यंत्र हो रहे होंगे, क्या क्या स्ट्रेटेजीज हो रहे होंगे, ये किसी को पता नहीं है। तो ये जो है महायुद्ध है, ये ऐतिहासिक महायुद्ध है, ये महायुद्ध है, कोर्ट का लीगली जिसको आप फाइट कर रहे हैं, कोर्ट का भी महायुद्ध है ये, सोशल महायुद्ध है, रिलीजियस है, पॉलिटिकल है, हर एंगल से जो है ये महायुद्ध है। और ये महायुद्ध में जब अपने को उतरना होता है तो शस्त्र अस्त्र के साथ उतरना होता है। जो भी आपके पास में जितने भी जजमेंट्स है, जितने भी पॉइंट्स है, आप जो है वेल वर्स रहो, आप प्रिपेयर्ड रहो। तो हम जो है हम भी अपनी एक टीम बना रहे हैं, राइट। बहुत ही अन्य यंग जो इंटेलिजेंट जो लॉयर्स है उनकी भी टीम रहेगी। हर एक पॉइंट पर जो है हम डिस्कस करेंगे, हर एक पॉइंट को कैसे क्रॉस करना है, राइट। तो ये प्रिपरेशन हमारा भी जो है बहुत मजबूत रहने वाला है, क्योंकि हमारा एज एन एडवोकेट करके नहीं है, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, हमारे धर्म की लड़ाई है। और यहाँ पर जो है हमको जीत के दिखाना है ताकि एक इतिहास बने। आने वाले जनरेशन यानी हजारों साल जो है इतिहास आपको भी याद रखेगा, क्योंकि आपने बिना मानधन के इस केस को कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। तो इतिहास जो है याद रखे नहीं रखे, लेकिन कम से कम हमारा जो कॉन्शियसनेस जो है हम उसके लिए जो आंसरेबल है, भगवान बुद्ध के प्रति ऋणी है, बाबा साहब के प्रति ऋणी है, उनके लिए आंसरेबल है। बिल्कुल। समाज साथ दे नहीं दे, क्रिटिसाइज करे, कुछ भी करे, लेकिन हमको जो करना है, हमारी जो जिम्मेदारी है, मोरल जो ड्यूटी है, वो हमें करना है। और हम चाहते हैं कि दुश्मन कितना भी बड़ा हो, दुश्मन कितना भी बड़ा हो, कितना भी ताकतवर हो, कितना भी धनवान हो, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि द पावर ऑफ ब्रेन, यस, द पावर ऑफ कल्टीवेशन ऑफ माइंड इज द अल्टीमेट पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये अगर आपके पास में है तो आपको कोई नहीं हरा सकता। और हम जो है हम कॉन्फिडेंट है कि हम पॉजिटिव रिजल्ट जो है ला कर रहेंगे। बिल्कुल। ये और कुछ तो भी जो है, अगर भगवान बुद्ध का मध्यम मार्ग है तो कुछ तो भी पॉजिटिव मध्यम मार्ग के अनुसार ही होगा, कुछ तो भी पॉजिटिव होगा। और भी पूरे बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए, विश्व के सारे बुद्धों के लिए, बुद्धिस्ट लोगों के लिए जो है ये एक बहुत ही जो है कहना चाहिए कि एक आशा और विश्वास, और बहुत सबकी निगाहें इस पर है, और सभी को जो है इसका सेटिस्फेक्शन मिलेगा।
और मैं तो चाहता हूँ कि आवाज़ चैनल के माध्यम से जो हमेशा जो है मुझे इनवाइट किया जाता है और इस प्रकार से मेरे विचारों को व्यक्त करने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है, तो मैं इसी चैनल को जो है को माध्यम बनाकर जो है मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी इस देश के जो बुद्धिजीवी है, इंटेलिजेंट लोग हैं या विदेश के भी होंगे, आप सब आइए, अपने आइडियाज़ दीजिए, अपने थॉट्स दीजिए, इस केस की स्टडी करिए, हमें भी जो है शेयरिंग करिए, हम भी आपको इंक्लूड करते हैं। ये फाइट जो है, ये फाइट पूरी कम्युनिटी एज होल की है, सभी की है। राइट। ये केवल मेरे अकेले की फाइट नहीं है, सभी की फाइट है। तो मैं यहाँ ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी जो है आए, मोस्ट वेलकम, और इस युद्ध में जो है हमें मदद करें जीतने के लिए, यश के लिए, सक्सेस के लिए। जी धन्यवाद। आप जीतेंगे ऐसी मंगल कामनाएं हम देते हैं। और यही वो जगह है बोधगया की कि जहाँ पे बोधि ट्री थी, इसको सम्राट अशोक ने महेंद्रा और उनकी पुत्री संघमित्रा के माध्यम से श्रीलंका में भेजा था। और अनुराधपुर में वो बोधि ट्री आज भी जीवित है 2500 साल से। और उसी का फिर एक प्लांट यहाँ फिर स्थापित किया गया था, क्योंकि उस समय के जो कुछ शासक थे उन्होंने इस जो ट्री है इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी। तो बस एक अंतिम एक क्यूरी मेरे मन में आई कि सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देगा, पॉजिटिव रहे, नेगेटिव, वॉटेवर, हम लोग, क्या ये सरकार को बाइंडिंग होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है अंडर आर्टिकल 141 में, चाहे पूरे हाई कोर्ट्स हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो, अथॉरिटीज हो, गवर्नमेंट हो, सब पर बाइंडिंग रहता है। ओके। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, अगर जो है, आप देखिए कि अयोध्या केस में जजमेंट हुआ, बाइंडिंग हो गया। यस। सबको फॉलो करना पड़ता, नहीं तो कंटेम्प्ट होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनली, अगर ये कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशनली अगर ये जो है इश्यू रिजॉल्व करता है, सॉल्व करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, आपने सही बोला कि सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोटेक्टर है ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और हम अपने फंडामेंटल राइट्स की जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें दो। संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली हमें दो। यस। बाबा साहब ने एक बहुत सुंदर बात कही थी। किसी ने सवाल पूछा था कि पूरे संविधान में आप कौन सा आर्टिकल जो है सबसे ज्यादा पसंद करते हो, तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 32। हम आर्टिकल 32 में ही गए हैं। अच्छा, ओके। आर्टिकल 32 क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 जो आपको संवैधानिक राइट्स देता है, फंडामेंटल राइट्स देता है, लेकिन आर्टिकल 32 में एनफोर्समेंट मशीनरी है, यानी उसको इंप्लीमेंट करने का पावर है। ओके। आपका राइट है ना, तो आपको रिलीफ भी मिलेगी। तो हमारा फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर जो है हमारा फंडामेंटल राइट जो है प्रोटेक्ट किया है, तो एनफोर्समेंट मशीनरी भी है, उसको तो जो है इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। तो वो जो है वो फाइनल होता है, बाइंडिंग होता है। और सुप्रीम कोर्ट के बाद में कोई कोर्ट नहीं है, बिल्कुल, प्रीवी काउंसिल नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो जो है वो अल्टीमेट सॉल्यूशन निकलेगा, और हमेशा हमेशा के लिए निकलेगा। बिल्कुल, ये अल्टीमेट सॉल्यूशन निकलेगा, हमेशा हमेशा के लिए निकलेगा। और मुझे उम्मीद है कि अब 12 साल के बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट में आई है, और फाइनल हियरिंग पे जब 29 जुलाई से इसकी फाइनल हियरिंग शुरू होगी, तो डेफिनेटली सच्चाई के साथ, सत्य के साथ सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा। और जो दुनिया भर के तमाम बौद्ध बड़ी आशा से, बड़ी विनम्रता से निगाहें लगाए हुए हैं और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें ज़रूर न्याय मिलेगा। और आप सब लोग भी, जैसा सर ने कहा कि जो लोग इसमें अपने आइडियाज़ देना चाहते हैं, जो तर्क देना चाहते हैं, वो शैलेश जी के साथ आप शेयर कर सकते हैं, या हमारे चैनल के माध्यम से भी आप शेयर कर सकते हैं। हम शैलेश जी तक और भंते ससाई जी तक ये मैसेज पहुंचाएंगे, और ज़रूर ये कोशिश होगी कि सब लोग मिलके इस आंदोलन को आगे ले जाएं, क्योंकि ये महायुद्ध है, लीगल महायुद्ध है, और इसे हमें जीतना है। आप हमारे बीच में, और हमसे सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, आपने किस तरह से आर्गूमेंट किया, किस तरह से आपने इस केस को आगे ले जाने के लिए अपनी सारी, मुझे लगता है कि सारा आपका एफर्ट्स आपने उसमें लगाया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।